नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोगों ने डिस्कस करना पढ़ना शुरू किया है 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड। ओके, इसमें मैंने एक सिलेबस समरी 6 सेमेस्टर का वीडियो लेक्चर अपलोड किया, प्रॉपरली एकदम बढ़िया से डिस्कस किया उसमें, तो आप लोग उसे जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी थर्ड। और मैंने फार्माकोलॉजी थर्ड का भी यूनिट फर्स्ट का कुछ वीडियो लेक्चर जो फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने अपलोड किया है। इसमें जो भी अलग अलग मैटर थे, अस्थमा से रिलेटेड ट्रीटमेंट या फिर नेजल कंजेशन, फिर जो था रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, ये सब मैंने ड्रग यूज इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सब डिस्कस किया है मैंने ब्लैक बोर्ड पे। आप उसे वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगा। ओके ब्रदर, चलिए तो आप लोग बढ़िया से 6 सेमेस्टर को भी क्लियर करिए। और थोड़ा सा इसमें आपका बर्डन बढ़ने वाला है क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट भी कवर करने रहेंगे। ओके, चलिए कोई ना, अच्छा है, इजी भी है कुछ सब्जेक्ट्स, और कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स भी हो गई हैं। जैसे कि मेडिसिनल थर्ड भी आप पढ़े हुए हैं फर्स्ट सेकंड, तो उसको आप समझ चुके हैं। चीज़ें थोड़ी सी अंतर है, मैंने सिलेबस समरी में डिस्कस किया, आप जरूर देखिए उसे। और फार्माकोलॉजी थर्ड भी आप समझ ही रहे हैं, चीज़ें पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। हर्बल एंड ड्रग टेक्नोलॉजी ये आपका आ गया है फार्माकोग्नोसी की जगह पे रिप्लेस करके, तो सिमिलर है कहीं ना कहीं चीज़ें, और थोड़ी सी अलग भी हैं चीज़ें, तो मज़ा आएगा लेकिन पढ़ने में, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ना है। नए नए टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं और इक्विपमेंट्स के बारे में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और किसी फार्मा के साथ बने रहिए। ओके ब्रदर, चलिए अब देखिए हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है भाई। फार्माकोलॉजी आप समझते हैं, ड्रग की बात हो रही है, अध्ययन किससे संबंधित, लेकिन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऐसी दवाइयाँ हमें पढ़नी है जो जीआईटी पे वर्क करते हैं। जैसे कि आपने गैस की दवाई कहाँ वर्क करती है, हमारे स्टमक में ही तो। एसिड का सिक्रेशन कम करेगी, घटाएगी, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। डायरिया से संबंधित दिक्कतें हैं तो कहाँ पे ड्रग एक्ट करेगा, हमारे जीआईटी सिस्टम पे ही वर्क करेगा। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज, तो कहाँ वर्क करेगा, जीआईटी सिस्टम पे ही वर्क करेगा, है ना। आप पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें जानते हैं, और आप लोग इंटर्नशिप वगैरह कर चुके हैं, जनरली दवाइयों का नाम भी जान चुके हैं। ओके ब्रदर, चलिए देखिए ये जीआई सिस्टम आपका, जैसे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आपका नेजल वाला पोर्शन आ जाता है। ओके, ये चीज़ें हैं। जी, यहीं पे बड़ी आंत रहती है। जनरली हम लोग स्केचिंग कर ले रहे हैं ताकि समझ पाएँ चीज़ों को, और मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी ऐड करते जाऊँगा, परेशान मत हुई आप लोग बिल्कुल भी। ओके, समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है मैटर। यहाँ पे आता है आपका छोटी आंत वाला पोर्शन। ऐसे ऐसे यहाँ पे सब पोर्शन रहता है ना। तो चलिए ये हो गया आपका ईसोफेगस, इसे ओइसोफेगस भी लिखता है, ईसोफेगस भी लिखता है। ओके, चलिए ये हो गया। फिर यहाँ पे स्टमक वाला पोर्शन हो गया। थोड़ी सी ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं ताकि हमें अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब समझना रहेगा ड्रग्स के, तो हमें प्रॉपरली हेल्प होगा। यहाँ पे आता है ड्यूडेनम, किसका पार्ट है ये, ड्यूडेनम, छोटी आंत का। फिर आता है छोटी आंत का ही पार्ट जेंजुनम, जेंजुनम। ओके, फिर आता है यहाँ जो बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पे जुड़ते हैं उसी को हम इलियम बोलते हैं, इलियम। ये बड़ी आंत वाला पोर्शन हो गया पूरा। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी कई सेक्शन में बटे होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे होता है आपका रेक्टम, और रेक्टम ये है, और ये होता है एनस। रेक्टम ये है ANUS, एनस। ओके, तो ये पूरा है सिस्टम। तो वही बात बोल रहे हैं कि ऐसी दवाइयों के बारे में पढ़ना है जो हमारे जीआईटी पे वर्क करती हैं, यानी कि जीआई में जब कोई दिक्कतें होंगी तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाएंगी वही जीआई, ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाएगा। ओके बता, चलिए तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं फटाफट चीज़ों को, और अंत तक बने रहिए। लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, आप लोग क्लासमेट से भी अपने शेयर करिए। ये पूरा नोट्स मेरे पास पड़ा है इसका, कोलॉजी
थर्ड का, तो मैं इसको प्रॉपर्ली एकदम बढ़िया से सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और एकदम पढ़ते चलना है चीज़ों को, लेट नहीं करना है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट कवर करना है हम लोग को। ओके, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। दोज टाइप ड्रग्स विच आर एक्ट ऑन द जीआई ट्रैक्ट फॉर ट्रीटनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज और इम्प्रूव एंड सप्रेस इट्स एक्शन। अच्छा, ऐसी दवाइयाँ जो जीआई ट्रैक्ट पे एक्ट करती हैं ट्रीटमेंट करने के लिए बीमारियों को, या फिर इम्प्रूव करने के लिए, या फिर रोकने के लिए इसके एक्शन को। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि आप जानते ही हैं, रेंटिडीन है, डोम्पेरिडीन है ना, पेंटोप्राजोल है, ये सब आती हैं दवाइयाँ गैस से संबंधित, जो कि इससे संबंधित कोई बीमारी है तो यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए, या फिर इसके काम को रोकने के लिए, या फिर बढ़ाने के लिए। काम को रोकने का क्या काम है, जैसे काम तो है कि हमारे आंत का यही काम है कि स्टूल्स को बाहर निकालना, उसमें से एब्जॉर्बेशन करके न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन उसके काम को कभी कभी रोकना भी पड़ता है ना जब डायरिया होता है तो, और कभी कभी बढ़ाना भी पड़ता है जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, पेट साफ नहीं होता। तो वही चीज़ें लाइन्स थे, ठीक है ना। ओके, ये इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आ जाता है आपका स्टोमक अल्सर से संबंधित चीज़ें जो हमें पढ़नी है। स्टोमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर क्या है भाई, ए सोर या वुंड दैट डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द ओइसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ऐसा घाव होता है जो डेवलप होता है, विकसित होता है लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन। ये एक ऐसा घाव होता है जो कि ईसोफेगस, ये ईसोफेगस के अंदर की जो लेयर होती है उसे लाइनिंग बोल रहा है, उस लेयर पे अगर घाव हो जाए, या फिर स्टोमक में पेट में हो जाए, या फिर आंत में हो जाए कहीं पे, तो इसी को हम स्टोमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यानी कि अल्सर से मीन होता है ना कि इंटरनल पोर्शन में जब उंडेड हो जाए, घाव हो जाए, रप्चर वगैरह हो जाए, तो उसे अल्सर बोल देते हैं। ओके, चलिए मैं कुछ फोटोज वगैरह ऐड करते जाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को। काजेस क्या है, इन्फेक्शन बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे बोलते हैं। ये बैक्टीरिया जो होती है इसके वजह से इन्फेक्शन हो सकता है तो अल्सर हो जाता है, या फिर एडवर्स इफेक्ट और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग लाइक एनसेड या फिर NSAID जो बोलते हैं आप, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इसके प्रभाव या इफेक्ट की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से भी अल्सर हो सकता है। बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है शरीर में, पेट में, तो अल्सर हो रहा है, इसीलिए मुंह में छाला पड़ रहा है, या फिर जलन हो रहा है आंत में, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वो सब चीज़ें हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर रूटीन में कुछ चेंजेस वगैरह की वजह से, खाने पीने की चेंजेस की वजह से हो सकता है। लक्षण क्या आएंगे, पेन इन चेस्ट एरिया, अपर एरिया, ठीक है, चेस्ट एरिया में जलन होता है, आप जानते हैं। बर्निंग इन चेस्ट, चेस्ट में जलन होगा। इनडाइजेशन, अपच होगा, खाना वाना पचेगा नहीं। नाउजिया, उल्टी जैसा, मिचली जैसा होगा, उल्टी होगा। और फेटिग्यू, आप थकान जैसा महसूस होगा, या फिर मूर्छित होकर गिर भी सकते हैं, है ना, थकान जैसा महसूस होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी जब सिस्टम गड़बड़ रहता है ना तो आपको खाने पीने की इच्छा नहीं करती। अब मेन टॉपिक आता है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन के लेवल पे पढ़ा, अब मेन टॉपिक आता है एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग, आखिर एंटी अल्सर ड्रग होते क्या हैं। तो अल्सर का मतलब समझ चुके हैं, जो इनर पोर्शन में आंत पे जो घाव हो जा रहे हैं उसी को अल्सर कर रहे हैं। दवाइयाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक करने का काम करती है किसी भी चीज़ को जिसके लिए वो बनी है, और एंटी मतलब उल्टा, तो अल्सर के उल्टे काम करने वाली दवाई। ओके, तो दोज टाइप ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट अल्सर और रिड्यूस इट्स सिम्टम्स आर नोन एज एंटी अल्सर ड्रग। ऐसी दवाइयाँ हैं जो अल्सर को ठीक करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए, उसके लक्षण को यूज की जाती है, उसे एंटी अल्सर ड्रग कहते हैं हम लोग। ओके ब्रदर, चलिए देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन हम लोग क्या है भाई। देखिए यहाँ पे मैटर क्लासिफिकेशन का, ठीक है, देखिए इसका मेन टाइप्स जो है 1 2 3 4 टाइप्स में ये डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। तो इसमें अलग अलग मैकेनिज्म के हिसाब से, अलग अलग फार्मूलेशन के हिसाब से इनको रखना पड़ता है। आप जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए क्या है मैटर, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। ओके, तो सी से समझ आ रहा है कि यानी कि गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl जो सिक्रीट होता है हमारी आंत में, उसको रोकने वाली दवाइयाँ, है ना। यहाँ पे जो HCl सिक्रीट होता है उसको रोकने वाली दवाइयाँ देंगे ताकि अल्सर ना हो, क्योंकि आपको पता है एसिड से चीज़ें और डैमेज हो जाती हैं। गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, अगर एसिड बना भी है HCl तो उसको न्यूट्रलाइज कर दो, रोक दो, वो काम ना करने पाए अपनी चीज़ें, है ना। एंटासिड जिसे बोलते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने वाली, जैसे कि उसके सामने ही खड़े हो जाएंगे, ए भैया कहाँ, हम हैं ना, हमसे लड़ो, क्यों हमारे जो चोटिल भाई हैं, चोटिल सेल्स हैं, उनको परेशान कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर एंटी H पाइलोरी ड्रग्स यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। देखिए अब एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर वाली ड्रग है। तो इसमें देखिए एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग दी जाती है, जैसे कि रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फोमेटिडीन, रोक्साटिडीन, लेफेटिडीन, ये सब दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। H2 एंटी हिस्टामिनिक, H1 और H2 ये होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर, उन्हीं को रोकने का काम करती हैं ये दवाइयाँ।
ठीक है ना, बनने ही नहीं देंगे एसिड। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये आपने पढ़ा भी था जब हम लोग HAP पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कैसे कैसे HCl बनता है, तो उसमें सब चीज़ें रोल होती हैं, जो प्लस माइनस चार्जेस वगैरह, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब आने जाने देते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। तो जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रिवेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इलाप्राजोल, ये सब दवाइयाँ आती हैं कैप्सूल फॉर्म में, आपने देखा भी है। फिर आता है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें पायरेनाजेपिन, प्रोपेंथिलीन और ऑक्सीफेनोनियम, और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आते हैं, मीसोप्रोस्टाल, ये सब दवाइयाँ आती हैं जो HCl को बनने से रोकती हैं हमारे पेट में। फिर देखिए गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसमें सिस्टमिक है, नॉन सिस्टमिक है। सिस्टमिक में आ जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। देखिए बाइकार्बोनेट ये बेसिक नेचर के होते हैं जो एसिड से मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, नॉन सिस्टमिक यानी कि ये देखिए ये सिस्टमिक है, यानी कि ये पूरे शरीर में भी फैल जाएंगे, एब्जॉर्ब भी होंगे, और ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ओके, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम HCl, मैगलोड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब दवाइयाँ हैं। ओके, चलिए मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट मिनट का, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आपको अगर ज़रूरत हो तो। ओके, यहीं पे अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर अगर हुआ है, जैसे यहाँ पे हम बना दें अल्सर, अगर अल्सर हुआ है यहाँ पे, तो इसको अब प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि बार बार चीज़ें पास आउट तो होंगी, खाना पीना ये सब चीज़ें, HCl वहाँ पे आएगा और डैमेज होंगी सेल्स, तो यहीं पे प्रोटेक्ट लेयर बना लेता है। जैसे यहाँ पे अल्सर है, उसी के आगे एक लेयर बना लो। ओके, चलिए, तो कैसे कौन से आते हैं, सुक्राल्फेट, कोलाइडल, बिस्मथ, सभी साइट्रेट, सब साइट्रेट, ये पूरा एक ही का नाम है। यहाँ पे सॉरी ये अलग है और ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। ओके, तो ये आती हैं अल्सर प्रोटेक्टिव, ये लेयर बना लेती हैं। अभी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे तो समझ लेंगे। फिर आता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया को ही किल करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है अल्सर, एमॉक्सिसिलिन आता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आता है, मेट्रोनिडाजोल आता है, टिंडाजोल आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है। मेट्रोनिडाजोल आप बहुत देखते होंगे धड़ल्ले से दिया जाता है, जो भी लूज मोशन वगैरह हुआ या फिर ये सब चीज़ें, तो मेट्रोनिडाजोल जो है एक एंटीबायोटिक है या फिर एंटीप्रोटोजोअल ड्रग है। ओके, टिंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सब दिया जाता है। तो ये हो गया भैया आपका क्लासिफिकेशन, जो कि है एंटी अल्सर ड्रग की। तो 4 कैटेगरी हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, और अल्सर प्रोटेक्टिव, और एंटी-H पाइलोरी ड्रग। ओके ब्रदर, चलिए ये चीज़ें थी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सेकंड पेज पे क्या है जी। सेकंड पेज पे अब हम लोग एक एक ड्रग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब देख लेते हैं प्रॉपर्ली। लिखा है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, दिस ड्रग्स आर सप्रेस द HCl सिक्रीशन इन स्टमक। ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो HCl के सिक्रीशन को ही, HCl को ही रोक देती हैं, वो बहने नहीं देती हैं या फिर बनने नहीं देती हैं। लिखा है H2 रिसेप्टर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल थी, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, रेनिटिडीन थी, सिमेटिडीन थी, फोमेटिडीन, ये सब ड्रग्स थी इसके अंतर्गत। देखिए जो H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, अगले स्टेप में कम्पिटिटिवली ब्लॉक H2 रिसेप्टर, ये कम्पिटिट करती हैं और H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती हैं, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। अगर यहाँ पे ये पूरा मान लीजिए ये वाला पेट वाला पोर्शन है, मान लीजिए समझने के लिए। ओके, यहाँ पे रिसेप्टर मान लीजिए पाए जा रहे हैं सब H2 रिसेप्टर, तो यहाँ पे ड्रग्स के मॉलिक्यूल आते हैं और इनसे बाइंड कर लेते हैं ऐसे, तो ये H2 रिसेप्टर बाइंड हो जाते हैं, कम्पिटिट करके आते हैं ड्रग्स, जैसे रेनिटिडीन और सिमेटिडीन ब्लॉक H2 रिसेप्टर। हिस्टामिन कैन नॉट एक्ट, तब हिस्टामिन काम ही नहीं कर पाता है। हिस्टामिन वही है ना, हिस्टामिन हार्मोन्स की तरह काम करता है ये सब, और H1 H2 ये सब क्या है, रिसेप्टर है उसके, जो एक्शन देन, जिससे एक्शन हमें शो होता है, हमारे बॉडी में एक्शन होता है, तो उसी को ब्लॉक कर देंगे हमारे। डिक्रीज CAMP फार्मुलेशन, यहाँ पे साइक्लिक मोनोफास्फेट, एमिनो मोनोफास्फेट जो है ये बनना बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से एसिड सिक्रीशन भी कम हो जाता है या फिर सीधे सीधे बंद हो जाता है, और हीलिंग ऑफ अल्सर, और अल्सर जो है हमारा ठीक होने लगता है या फिर ठीक हो जाता है 2-4 टाइम दवाई खाने के बाद। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या देखने को मिलता है भाई, इट रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ HCl। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन यही देखने को मिलता है कि इसके वजह से HCl का सिक्रीशन कम हो जाता है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन अकर्स, और वेजल्स भी थोड़ी से सिकुड़ जाते हैं। वेजल सिकुड़ जाएंगे, क्यों सिकुड़ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा भैया कि वहाँ के जो अल्सर वाले पोर्शन है, ब्लड वगैरह जो सिक्रीट होते हैं, ये वो नहीं होगा। ओके, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, आखिर क्या ड्रग कैसे कैसे शरीर में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है क्या, इट इज़ ओनली 55% एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हम जो रेनिटिडीन खाते हैं 150 mg में, तो वो 75 mg ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ओके, इट इज़ एलिमिनेटेड लार्जली इन अनचेंज्ड फॉर्म थ्रू यूरिन, ये एलिमिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं हमारे यूरिन के थ्रू,
लेकिन कैसे निकलते हैं, अनचेंज्ड फॉर्म, जैसे गए हैं वैसे ही निकल जाएंगे। जैसे अगर वो उनका शेप ऐसे कुछ था तो वो इसी तरीके से बाहर निकल आते हैं, यानी कि उसमें कोई CH2 ये सब कंपाउंड अगर जुड़ा हुआ था तो ये अनचेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके जगह पर रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, अनचेंज फॉर्म में ही बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। ओके, आप लोग ये सब मिनिमम चीज़ें हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आप तो जानते हैं भैया, कोई ना, आपको बस कंटेंट चाहिए, है ना। चलिए देखिए यूजेस क्या है। इट इज़ यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जाता है, स्टमक अपसेट में यूज़ किया जाता है इसको, जब पेट हमारा ठीक नहीं रहता, ना पच रहा है, ना स्टूल्स बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा अपसेट बोलते हैं ना। इट इज़ यूज्ड इन द गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD जिसे बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है उससे जो है एसिड जो है इसोफेगस वाले एरिया में जाने लगता है, इसी को गैस्ट्रोइसोफेगल, जैसे यहाँ से एसिड जो है इसोफेगस वाले एरिया में जाने लगे तो उसी को रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। रिफ्लक्स का मतलब उल्टा। ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल जो किस तुरंत जो है स्टमक के बाद का पोर्शन होता है, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, है ना। उसमें अल्सर हो जाए तो ठीक करने के लिए इन हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड HCl इन स्टमक, अगर ज़्यादा एसिड किसी के पेट में बन रहा है, सिक्रेट हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ये यूज करते हैं, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमेटिडीन। ओके, चलिए एडवर्स इफेक्ट्स क्या है थोड़े से ये भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक, इंसोम्निया, मसल्स पेन, वोमिटिंग, रेसेस, हेपेटाइटिस, इम्पोर्टेंस एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। आप सब इन सबका मीन जानते ही हैं। इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा, थोड़ी सी नींद में दिक्कत हो सकती है कि नींद ना लगे। मसल्स पेन हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंस क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है। ओके, चलिए अब एंटासिड, ये सिलेबस के अनुसार जो है ना, पहले उसमें दिया है एंटी अल्सर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद आता है डायरियल, ये सब ड्रग्स। तो एंटासिड जो है अब इसी में हम यूज़ करते हैं एंटी अल्सर में ही, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या है मैटर भाई, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, प्रॉपर डिटेल में थोड़े से मैंने पढ़ाया है, लेकिन हाँ छोटा छोटा है टॉपिक, छोटा छोटा मैंने कुछ सिलेक्टिव शब्द, सिलेक्टिव सेंटेंस के ही द्वारा बस डिस्कस किया है, ताकि आपको बर्डन ना हो। प्रॉपर्ली समझेंगे आप, मजा आएगा आपको, है ना, क्योंकि आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली अभी पेपर में समझ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी इंटर्नशिप किया तो प्रैक्टिकली आप चीज़ें थोड़ा बहुत जान गए हैं कि ये दवाइयाँ इस चीज़ के लिए दिया ही जाता है, और पढ़ा भी है आपने, है ना। और इस तरह मैकेनिज्म जान जाएंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा जब देंगे ना, कहेगा ऐसे सर हो रहा है, ऐसे दिक्कत हो रही है, अच्छा ये लो ना, तुम्हारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है इनहिबिट करना, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना पड़ेगा पेंटोप्राजोल दे के, है ना। समझ रहे हैं बात आप, ये सब चीज़ें हैं मैटर। एंटासिड देखिए, जो एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर दे। एन एंटासिड इज ए सबस्टांस दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ें आती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटासिड इनहिबिट पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम होती है भाई, जो प्रोटीन को तोड़ने में या फिर पचाने में मदद करती है। ओके, न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड बाय पीएच चेंजिंग, और ये जब इनहिबिट करती है पेप्सिन को, उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं स्टमक एसिड, जो कि पीएच चेंज हो जाता है। पीएच एसिड का कितना है, 0 to 6 होता है, या फिर 0 to 7 होता है ना, 7 न्यूट्रल होता है वैसे, और फिर उधर 8 to 14 होता है। तो जो एसिडिक नेचर का पॉइंट, मान लीजिए हमारे जो स्टमक में HCl बनता है ना भाई, वो होता है लगभग 2.3 pH होता है इसका एसिडिटी। तो ये जो है क्या होता है, पीएच चेंज करके इसको न्यूट्रल कर देता है। और सम एंटासिड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अल्सर, एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और कुछ जो एंटासिड होते हैं न्यूट्रलाइज न करने की बजाय प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जैसे यहाँ पे अल्सर हुआ है तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, इसके अगल बगल परत बना देंगे। यहीं पे देखिए अब अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग के बारे में क्या है। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स आर दैट मेडिकेशन विच प्रोटेक्ट द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड। अच्छा, अल्सर प्रोटेक्टिव जो ड्रग होती हैं, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो म्यूकोसल लाइनिंग पे लेयर बना देती हैं। ओके, इस पर यहीं पे नीचे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका बिस्मथ सबस्ट्रेट, ये भैया अभी था, हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल में, क्लासिफिकेशन में देखे थे। तो फॉर्म ए चिलेशन विद प्रोटीन। अच्छा, हमारे पेट में जो है पोर्शन में प्रोटीन है ये, और जहाँ पे अल्सर हुआ है वहाँ पे ब्लीडिंग होगा ही, जानते हैं आप। यहाँ पे अल्सर अगर है, अल्सर यहाँ पे डैमेज सेल्स हैं, तो यहाँ पे ब्लड वगैरह सिक्रेट होते हैं, प्रोटीन वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्लड में भी प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो यहीं पे क्या करते हैं काम, ये चिलेशन बना देते हैं प्रोटीन के साथ। चिलेशन क्या होता है, जैसे एक चीज़ रहेगा, दूसरा चीज़ रहेगा, दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे और ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना। तो वही चिलेशन बना देता है, जुड़ जाते हैं। एंड फॉर्म ए लेयर इन द अल्सर बेस, और एक परत की तरह बना लेते हैं अल्सर बेस पे, यानी कि जहाँ पे अल्सर हुआ है। दस अल्सर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड, पेप्सिन एंड बाइल जूस। बाइल जूस आप जानते हैं, पित्त रस जो होता है, ओके, बिलरुबिन जिसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, और सभी साइड इफेक्ट से या फिर एडवर्स इफेक्ट से, जैसे एसिड की वजह से और ना खराब हो जाए वहाँ के सेल्स, पेप्सिन, इन सब चीज़ों की वजह से वो बचाव हो जाता है। यहीं पर लिखा है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग।
ओके, जो बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से अगर अल्सर होता है तो उसको किल करने के लिए क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। दोज टाइप ड्रग्स विच आर यूज टू किलिंग और एलिमिनेट द एच पाइलोरी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया विच लाइव इन GIT आर कॉल्ड एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। अच्छा, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किल कर देती हैं या फिर एलिमिनेट आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं एच पाइलोरी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा जरूर अगर आपको याद है तो बताइएगा, आपने इसको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था। ओके ब्रदर, और बार बार जिक्र होता है मेडिसिनल में भी और कहीं ना कहीं कोलॉजी में भी, और नहीं हुआ है अभी तक तो अब की बारी आपको बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है मेडिसिनल में और फार्माकोलॉजी में। तो अभी आगे डिस्कस होगा माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। ओके, विच लाइव इन GIT आर कॉल्ड एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। ओके, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को या तो किल कर देती हैं या फिर बाहर निकाल देती हैं, जो ग्राम निगेटिव होती हैं, जो GIT में जिंदा रहती हैं। हमारे आंत में ढेर सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं भाई, जैसे कि लैक्टोबैसिलस पाई जाती है, ये सब दवाइयाँ पाई जाती हैं, सॉरी बैक्टीरिया पाई जाती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। ओके, तो उन्हीं को किल कर दिया जाता है। कभी कभी किल हो जाती है तो भी दिक्कत है अच्छी वाली, और उसकी जगह पर दूसरी भी आ जाए तो भी दिक्कत है। ओके, अब यहीं पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जो ऐसी दवाइयाँ जैसे एमॉक्सिसिलिन, अभी मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल आपने एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पे देखिए, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स लाइक एमॉक्सिसिलिन इट बाइंड विद बैक्टीरियल सेल वाल, ये सेल वाल से जुड़ जाते हैं। जो बैक्टीरिया होती है, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया को देख लेते हैं, ये बैक्टीरिया है, इसका सेल वाल ये है, इससे एमॉक्सिसिलिन ये आगे यहाँ पे बाइंड कर गया है, इससे प्लस कर गया, जुड़ गया है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, देन इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बाई ब्लॉकिंग द सेल वाल सिंथेसिस, और जब ये जुड़ जाती है तो सेल वाल की सिंथेसिस को रोक देती है। यहाँ पे जब जुड़ जाएगा इससे, है ना, तो यहाँ की सेल वाल की सिंथेसिस को रोक देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगी। ये सेल वाल, अब रोज न्यूट्रिशन चाहिए हमारे जैसे सेल्स को, क्या होता है ये पूरे जब तक हम लोग बर्थ टू टिल डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें न्यूट्रिशन चाहिए हमारे सेल्स को, तभी वो ग्रोथ करेंगे, और नहीं भी ग्रोथ करेंगे तो भी सर्वाइव करते रहें, है ना, नहीं तो सूख जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, काला पड़ जाएगा, पस आने लगा, मर जाएंगे हम। तो ऐसे बैक्टीरिया का भी जब एमॉक्सिसिलिन जुड़ रहा है तो उसके न्यूट्रिशन वगैरह को होने ही नहीं दे रहा, रिएक्शन वगैरह रोक दे रहा है, उसका बनने नहीं दे रहा, तो उसके बाद सिंथेसिस रुक गया, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया किल हो जाएगी। दस ड्यू टू एच पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर इफेक्ट आर नॉट सीन, और इसके वजह से अंततः एच पाइलोरी जब मर जाती है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर का इफेक्ट हमें देखने को बंद हो जाता है, यानी कि पेशेंट हो जाएगा भैया ठीक हमारा। तो अब जो है बचा इसी में देखिए और ढेर सारे टॉपिक्स, जैसे कि ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, तो ये अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं भैया, और पढ़ते रहिए आप, बने रहिए PC फार्मा चैनल के साथ, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और नोट्स वगैरह हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और आप लोग सिलेबस समरी वाला वीडियो जरूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर कमेंट में जरूर बताइए।